बतियाला ढेर, पढ़ाई में ध्यान रखा, बतिया के कुछ ना कर पाए। चलिए, तो आज हम लोग ग्रहों संबंधी केपलर का नियम पढ़ेंगे। शुरुआत इसी से आपकी हुई है, ठीक है ना। कौन सा नियम पढ़ेंगे? केपलर का नियम पढ़ेंगे, ग्रहों संबंधी। अच्छा, याद है केपलर ने 3 नियम दिया, पढ़े हो जी तुम? पहला किसका नियम? तो क्या होगा उसमें? जो ग्रह होंगे वो सूर्य के चारों चक्कर लगाएंगे और सूर्य एक दीर्घवृत्त के नाभिक में चलेगा। दूसरा क्षेत्रीय चालों का नियम। क्षेत्रफलीय चालों का नियम क्या होता है? उसमें चाल ना नियत रहता है। किसका चाल? ग्रहों का। चलिए आइए, तो केपलर ने बहुत अधिक अध्ययन किया, ठीक है, और अध्ययन करके उसने अपना 3 नियम दिया, ठीक है। कितना नियम दिया? 3। तो देखो आपको बताते हैं, आता है पहले ग्रह तो जानते हैं ना, ग्रह माने ग्रह। अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे ग्रह वह आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। सबको याद होगा, ग्रह माने वह आकाशीय पिंड होते हैं जो ग्रह के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। ग्रह की संख्या कितनी है? बताओ नाम 8 के। सोम होता है इसमें, मंगल से होता है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, पृथ्वी, अरुण, वरुण, ठीक है। तो चलो लिखो केपलर के नियम, ग्रह तो जान के लिखो। केपलर ने ग्रहों के बारे में अध्ययन किया, आज याद कर लेना सब। केपलर ने ग्रहों के बारे में अध्ययन किया और अपना 3 नियम दिया। केपलर ने ग्रहों के बारे में अध्ययन किया और अपना 3 नियम दिया, ठीक है। आ जाओ, केपलर का 3 नियम है और देखो जो 3 नियम है ना, पहला जो नियम होता है उसे कहते हैं कक्षाओं का नियम। दूसरा जो नियम होता है उसको क्षेत्रफलीय वेग का नियम कहा जाता है और तीसरा जो नियम होता है परिक्रमण काल का नियम कहा जाता है, ठीक। ये 3 नियम है। केपलर ने अध्ययन किया, ग्रहों के बारे में अध्ययन किया और अध्ययन करके अपना 3 नियम दिया और 3 नियम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला आपका है केपलर का प्रथम नियम। केपलर का प्रथम नियम देखो, इसको हम लोग कहते हैं कक्षाओं का नियम। कक्षाओं का नियम, चलो कुछ पहले हम लोग जिक्र करें इसके, तब हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, मान लो कि ये अक्ष होता है, सब लोग देखो ब्लैक बोर्ड पर, ये x अक्ष, ये x डैश अक्ष, y अक्ष, y डैश अक्ष। चलो मैंने ऐसे कोई वृत्त बनाया तो यहाँ से 2 चीज़ें आपको मिलेगी। इसको हम लोग कहेंगे लघु अक्ष। कौन अक्ष कहेंगे? अच्छा, लघु अक्ष क्यों कहें? छोटा है, लघु में छोटा होता है, छोटा अक्ष कहेंगे। इसको हम लोग कहेंगे दीर्घ अक्ष, ठीक है। तो बड़ा इसलिए हम लोग दीर्घ अक्ष कहते हैं। तो यहाँ से कक्षाओं के नियम की बात होगी। तो जब कक्षाओं के नियम की बात होगी तब कहेंगे कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों, देखो जैसे ग्रह है ना, जैसे मान लो यहाँ पर सूर्य है, क्या आपका है? सूर्य है। यहाँ पर ग्रह है पृथ्वी है, चक्कर लगा रही है। अच्छी चीज़ बता देते हैं तुमको, बहुत अच्छा। अब आज का बहुत जाड़ा पड़ रहा है, देख रहे हैं जाड़ा पड़ रहा है।
सूर्य तो कभी चक्कर नहीं लगाता, सूर्य तो कभी चक्कर नहीं लगाता। हो सकता है कि पृथ्वी जो चक्कर लगा रही है इस समय सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर हो। देखो बताते हैं हम आपको, लगभग ये माना जाता है कि अक्टूबर से लेकर के जनवरी फरवरी तक जो पृथ्वी होती है सूर्य से बहुत दूरी होती है, मतलब बहुत डिस्टेंसिंग पर होती है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश तेजी से पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण हमको जाड़ा लगता है। इस समय बहुत डिस्टेंसिंग पर है पृथ्वी, सूर्य तो जहाँ है तहाँ है, पृथ्वी जो चक्कर लगा रही है इस समय सूर्य से अधिक दूरी पर होती है, इसीलिए माने हम लोग को जाड़ा का आभास होता है। जब गर्मी के दिन आता है तो उस समय जो पृथ्वी होती है सूर्य के बहुत पास होती है, तेज रोशनी पड़ता है तो उसमें बहुत अधिक गर्मी होती है। तो पहला तो यही नियम दिया कक्षाओं के नियम। क्या कहते कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। देखो दीर्घ है, खूब बड़ा आपका, देखिए छोटा था आपका फिर बड़ा, तो देख लो पहला नियम, देख लो कक्षाओं के नियम जरूर याद रखना। देखो कंपटीशन में पूछा जाता है ना कि केपलर के प्रथम नियम का क्या नाम होता है, तो कक्षाओं का नियम ऑर्बिटल, मैंने लॉ ऑफ ऑर्बिटल कहते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिटल। तो लिखो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है, जिसके एक अक्ष पर सूर्य होता है, या एक फोकस लिख सकते हो, जिसके एक फोकस पर लिख दिए हैं सूर्य होता है। ठीक है, फोकस हो गया, याद हुआ पहला नहीं। माने ये सूर्य है, सपोजेट मान लो, और इसके चारों ओर जो ग्रह होते हैं चक्कर लगा, सूर्य है, इसके चारों ओर जो ग्रह होते हैं चक्कर लगा, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिसके एक फोकस पर, सूर्य के एक फोकस पर कौन उपस्थित होता है, ग्रह। आज एकदम याद कर लेना, अभी याद कर। केमिस्ट्री से बहुत ही इजी फिजिक्स है, केमिस्ट्री से, ठीक है ना। केमिस्ट्री देखो एक ऐसा विषय है जिसके टीचर भी बहुत कम मिलेंगे। आपके स्कूल में देखते फिजिक्स वाले कितने टीचर आ जाते हैं, लेकिन केमिस्ट्री वाले कोई नहीं आता है। केमिस्ट्री बहुत ही ज़बरदस्त विषय है, इसके लिए पकड़ मजबूत चाहिए, समझ रहे बात। कोई ऐसा मेथेनियम के सूत्र पूछे तो उसी नहीं ढंग आएगा, बहुत खतरनाक होता है। चलिए, तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिसके एक फोकस पर क्या होता है, सूर्य होता है, जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। बात समझ रहे, जिसके एक फोकस पर क्या होता है, सूर्य। ठीक है, चलो अब मिटाएं इसको, द्वितीय नियम लिखेंगे, द्वितीय नियम लिखेंगे, द्वितीय नियम। केपलर का द्वितीय नियम है, तहार इच्छा, केपलर लिखा चाहे तृतीय नियम लिखा, जब 3 गो नियम पहले ही लिख दिया हो तो बार बार केपलर लिखने की जरूरत का है। आप चाहे तो लिख सकते हैं। आइए द्वितीय नियम। अच्छा, द्वितीय नियम को क्या कहते हैं, द्वितीय नियम को कहते हैं हम लोग क्षेत्रफलीय वेग का नियम, क्षेत्रफलीय वेग का नियम। क्षेत्रफल किसे कहते हैं बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफलीय वेग का नियम। देखो आपको बताते हैं, ये सूर्य है, ठीक है, और ये क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी घूमती रहती है, पृथ्वी सूर्य की बहन है, सूर्य उसका भाई, बहन भाई के पीछे पीछे घूमती रहती है, मांगने के लिए, कुछ भी मांगने के लिए, तुम दीजिए, ये खरीदना है वो खरीदना है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाता है तो उसका क्षेत्रफलीय वेग नियत रहता है, माने बदलता नहीं। ये नहीं है कि पृथ्वी घूम रही है तो एक बार उसका वेग मान लो कि जो भी है 380 है, दूसरा का भी 381 नहीं होगा। आपको याद होगा कि हमेशा पृथ्वी 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है। एक घूर्णन जो चक्कर होता है, माने घूर्णन अक्ष पर घूमती है तो 24 घंटा, नहीं समझे। जैसे गेंदबाजी कोई करता है, देखते हो बुमराह गेंद फेंकता है, चाहे जो भी होता है, तो वो फेंकते तो नाचता हुआ घूमता हुआ जाता है। तो पृथ्वी ऐसे घूमती हुई तब आगे बढ़ती है। तो जब घूमती है, जैसे यहाँ से घूम करके यहाँ पर आई, तो उसको एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है, 24 घंटे एक घूर्णन चक्कर में, ठीक। और पूरा चक्कर कंप्लीट करने में 365 दिन का समय लगता है,
ठीक है। तो इसमें ई का नाम है कि द्वितीय नियम है, क्षेत्रफलीय वेग का नियम है। तो आप इसमें कह सकते हैं कि जितने भी ग्रह होते हैं जो सूर्य का, ये सिर्फ इतना ही नहीं, 8 ग्रह अभी आपने कहा कि जितने भी ग्रह होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसका क्षेत्रफलीय वेग क्या होता है, नियत होता है। उसका क्षेत्रफलीय वेग नियत होता है। उसका क्षेत्रफलीय वेग माने एक निश्चित क्षेत्रफल से क्या करता है, गति करता है। तो थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ग्रहों का क्षेत्रफलीय वेग नियत रहता है। ग्रहों का क्षेत्रफलीय वेग नियत रहता है। सिंपल सी बात है, ग्रहों का क्षेत्रफलीय वेग। तो चित्र भी बना लेना, ठीक है। कहाँ घबरा गए हो? मैं तुम्हारे पढ़ने से एक भी सवाल नहीं लग पाएगा जिनका पढ़ाई करते हो। कहो तो अभी तुम्हारे जांच भी कर लेते हैं, कहो तो अभी जांच कर देते हैं कितना पढ़े। बोलो, तुम लगाओगे मैथ के सवाल? हमसे बात लगाओगे? लगा के दिखाओ। लो, मान कितना होगा बताना। हाँ लो, अंक ले लेते हैं ना। साइन 15 प्लस कास 75 के मान लेते हैं। साइन कितना? 15। चलो, सूर्य और पृथ्वी है। आप सुनो ध्यान से, ग्रहों का मान तृतीय नियम। तो पढ़ाई तुम लोग का धक्का पलट है ना, लेकिन धक्का से चलता है, चलाते हो। अगर आप इंटेलिजेंट से ढाई बताते इसको हल कर रहे हैं ना। हाँ करो करो, और दिल खुश कर दो मेरा करके बस। तृतीय नियम क्या होता है, परिक्रमण। अरे तुम भी अपना दिन काट रहे हो, हम भी अपना दिन काट रहे हो, बस इतना जानो। तुम भी जानते हो कि मुझे IIT में नहीं बैठना, मैं भी जानता हूँ कि तुम बैठेगा। चलिए, परिक्रमा काल का नियम क्या होता है, जरा सोच कर। परिक्रमा काल कहते किसे, कोई बताएगा? बोलो। पृथ्वी मतलब कोई ग्रह सूर्य का परिक्रमा जितना समय में पूरा करता है। हाँ, जगह आवर्त काल की परिभाषा बताए थे ना आप लोग, वही आप परिक्रमण काल का भी परिभाषा होगा, सेम टू सेम होगा कि किसी भी कण को या किसी भी पिंड को अपना एक चक्कर पूरा करने में इतना समय लगता है, उसी को हम लोग कहते हैं परिक्रमण काल। सिंपल सी बात आपकी। तो सुनो ध्यान से, माने देखो ध्यान से, क्या कहा गया था कि जो ग्रह होते हैं, जो ग्रह होते हैं, जो ग्रह होते हैं, क्या होते हैं, जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों भी आपको बता रहे हैं, पहले पढ़ा दे रहे हैं। तो पूछे तो बताएंगे भी, किसी ग्रह के माने परिक्रमा काल का जो वर्ग होता है, उस ग्रह को सूर्य के माध्य दूरी के घन के अनुक्रमणपाती होता है। ठीक है, सिंपल से बात समझिए, सिंपल से बात समझिए। ये यहाँ पर ये मान लो कोई आपके पास क्या है, ग्रह घूम रहा है, ये ग्रह है, अरे क्या है, सूर्य। ये ग्रह है क्या, सूर्य। सिंपल सी बात आपको रहेगी। तो देखो, इसके बीच के दूरी को हम लोग R से डिनोट कर देते हैं, R। ठीक, अब ये ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा, आ रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, और घूमता हुआ जब यहाँ पर आ जाएगा तो इसी को हम लोग कहते हैं परिक्रमण काल, इसी को हम लोग कहते हैं आवर्त काल। माने कोई भी कण हो अपने एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है, उसी को परिक्रमण काल या आवर्त काल कहते हैं। तो सुनो, माने तीसरा नियम ये कहते हैं कि ग्रहों का केपलर, माने केपलर का तीसरा नियम ये था कि ग्रहों का परिक्रमण काल का वर्ग माने T², ग्रहों के परिक्रमण काल का जो वर्ग होता है यानी T² होता है सूर्य, सुनो ध्यान से, सूर्य और ग्रह के बीच के दूरी के तृतीय घात के समानुपाती होता है। जैसे अगर आप इसको लिखें तो होता है T² समानुपाती R पर Q, T² समानुपाती R पर Q। तो क्या होता है कि ग्रहों का परिक्रमण काल का वर्ग, ग्रहों का परिक्रमण काल का वर्ग तथा सूर्य और ग्रह के बीच के दूरी के तृतीय घात के समानुपाती होता है। देखो तृतीय घात आपका, इसको बीच के दूरी के घन भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर ग्रहों का जो आवर्त काल होता है उसका वर्ग और जो सूर्य और ग्रह के बीच के दूरी के घन के समानुपाती होते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग
केपलर का तृतीय नियम। ठीक है, तो लिख लो। ग्रहों का परिक्रमण काल का वर्ग तथा सूर्य और पृथ्वी से मिलाने वाली दूरी के तृतीय घात के समानुपाती होता है। समानुपाती। ठीक, नोट कर ले क्या, बाकी का आपको कल आप कब जाएंगे बताइए जल्दी से।